हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रूस यूक्रेन जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे फिर सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक लेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए लगातार वैकल्पिक रास्ता तलाश रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने गुरुवार को भी बैठक की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बजट बीते 7 साल से हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे प्रयासों को विस्तार देगा। हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाया है। आज हमारा फोकस हेल्थ है, कल्याण पर भी उतना ही ज्यादा है। वेबिनार में पीएम ने कहा कि जब हम हेल्थ सेक्टर में समग्रता की बात करते हैं तो इसमें 3 फैक्टर्स का समावेश कर रहे हैं। पहला, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स का विस्तार। दूसरा, आयुष जैसे पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान को प्रोत्साहन करना। तीसरा, हर हिस्से तक बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सुविधा पहुंचाना। पीएम मोदी ने कहा कि प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क को सशक्त करने के लिए 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। अभी तक 85,000 से ज्यादा सेंटर्स रूटीन चेकअप, वैक्सीनेशन और टेस्ट की सुविधा दे रहे हैं। इस बार के बजट में इनमें मेंटल हेल्थ केयर की सुविधा भी जोड़ी गई है। पीएम ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन में कोविन जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी का लोहा पूरी दुनिया ने माना। आयुष्मान भारत कंज्यूमर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच एक आसान इंटरफेस उपलब्ध कराता है। इससे देश में इलाज पाना और देना दोनों बहुत आसान हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष की भूमिका तो आज पूरी दुनिया भी मान रही है। हमारे लिए गर्व की बात है कि WHO भारत में अपना विश्व में अकेला ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन शुरू करने जा रहा है। बजट में हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ केयर से जुड़े ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए बीते साल की तुलना में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता सेनानी वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। पीएम ने कहा कि त्याग और तप की प्रतिमूर्ति महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को सादर नमन। मातृभूमि की सेवा में समर्पित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। बच्चे जब स्वस्थ होते हैं तो स्वस्थ भारत का सपना आसानी से साकार जरूर दें। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली के आयोजन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे मंत्रालय ने साइकिल रैली का आयोजन किया है। हमें साइकिल को बढ़ावा देना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर कई दिनों से चल रही सुनवाई अब पूरी हो गई है। कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें कि देश भर में शिक्षण संस्थानों में हिजाब को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। मारे गए आतंकवादियों की अभी पहचान नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में सुरक्षा बलों के एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। फिलहाल सहयोगियों से पूछताछ की जा रही है। यूक्रेन के सरेंडर की शर्त पर रूस बातचीत के लिए तैयार हो गया। राष्ट्रपति पुतिन प्रतिनिधिमंडल भेजने को राजी हो गए। वहीं पुतिन ने यूएनएससी में वीटो पावर का इस्तेमाल किया। रूस के वीटो की वजह से निंदा प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। जंग के बीच पहली बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने देश के नाम संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है और इरादे भी। हम यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते, इसलिए यूक्रेन की फौज को चाहिए कि वो फौरन सरेंडर करे। यूक्रेन के तमाम लोगों को वहां की सरकार ने बंधक बना लिया है। रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने अमेरिका और नेटो देशों से ये उम्मीद जताई थी कि रूस के खिलाफ जंग में वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में सेना भेजने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने हमें जंग में लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है। यूक्रेन पर हमलों के बीच रूस ने ब्रिटिश विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तरी जिले में लड़ाई जारी है। यूक्रेन सेना का कहना है कि वो राजधानी कीव में रूसी सेना से लड़ रहे हैं।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा से बात की है। एस जयशंकर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मैंने इस बात पर जोर दिया कि भारत कूटनीतिक और बातचीत का समर्थन करता है। छात्रों सहित भारतीयों के हालात पर चर्चा की। रूस यूक्रेन विवाद पर भारत की भी नजर है। इस कड़ी में दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। हर जगह जवानों की तैनाती की गई है। बता दें कि यूक्रेन पर हमले के बीच रूस का जगह जगह विरोध हो रहा है। इसी दिशा में सुरक्षा बलों के मद्देनजर जवानों की तैनाती की गई है। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। यूक्रेन से रोमानिया में 470 छात्र दाखिल हुए, जिन्हें विशेष फ्लाइट से हिंदुस्तान लाने की तैयारी है। इन छात्रों को हंगरी, पोलैंड और रोमानिया के रास्ते भारत लाया जाएगा। इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। यूक्रेन के टर्नोपिन और जेप्रोरांजिया शहर में 2 छात्र फंसे हुए हैं। छात्र अक्षत जैन और शुभांशु बैरागी एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे। छात्रों ने युद्ध के बीच बंकर में फंसे होने की फोटो परिवार वालों को भेजी है, जिसके बाद उनके परिजन ने भारत सरकार से छात्रों को जल्द वापस लाने की अपील की है। मुरैना जिले के 3 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। छात्रों ने केंद्र सरकार से भारत वापस आने के लिए मदद की गुहार लगाई है। छात्रों और उनके परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद मांगी है। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच आज धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि मैच का टॉस 6:30 बजे होगा। भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। रोहित शर्मा ने युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है। IPL 2022 का पूरा शेड्यूल जारी हो गया है। इसकी शुरुआत 26 मार्च से होगी और फाइनल 29 मई को खेला जाएगा। IPL गवर्निंग काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया। लीग स्टेज के सभी 70 मुकाबले महाराष्ट्र में खेले जाएंगे। 55 मैच मुंबई और 15 पुणे में होंगे। 2011 के बाद IPL इतिहास में दूसरी बार सभी 10 टीमों को 2 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप ए में मुंबई इंडियंस, KKR, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और LSG को रखा गया है। वहीं ग्रुप बी में चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, RCB, पंजाब किंग्स और गुजरात को जगह मिली है। सभी 10 टीमें लीग स्टेज में 14-14 मैच खेलेंगी। 14 मैचों में से 7 वह अपने घरेलू मैदान पर खेलेगी, वहीं 7 दूसरे मैदान पर खेले जाएंगे। हर टीम 5 टीमों के खिलाफ 2-2 बार खेलेगी। वहीं बची हुई 4 टीमों के साथ सिर्फ एक ही मुकाबला होगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 43 करोड़ 36 लाख के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 59,57,000 के पार हो गया। पूरी दुनिया में 36 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 करोड़ 45 लाख के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 41,499 नए मामले सामने आए। इस दौरान 23,598 मरीज ठीक हुए। वहीं 24 घंटे में 255 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,21,000 के पार पहुंच गई है। इधर मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 530 नए केस सामने आए, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4,809 हो गई है। प्रदेश में 889 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। MP में अब तक 10,22,161 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 216 नए केस सामने आए, जबकि 1 मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में 24 घंटे में 315 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1,961 हो गई है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 177 करोड़ 17 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 96 करोड़ 51 लाख से ज्यादा पहला और 78 करोड़ 71 लाख से ज्यादा को दूसरा डोज लगाया गया। वहीं 1 करोड़ 87 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए। MP में 11 करोड़ 35 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 66 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। भोपाल में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी हो गई। राजधानी में 1 लाख से भी कम लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। हालांकि बूस्टर डोज में उदासीनता नहीं दिख रही। 8,83,767 को बूस्टर डोज लगा है। दूसरे डोज की पेंडेंसी भी कम नहीं हो रही है। बता दें कि दूसरे डोज में 30 लाख की पेंडेंसी है। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही है। ऐसे में किशोरों का टीकाकरण प्रभावित हो रहा है। अधिकांश छात्र ऐसे हैं जिन्हें सेकेंड डोज नहीं लगी है। इंदौर में करीब 60% किशोरों को दूसरा डोज नहीं लग पाया। वहीं करीब 20% टीनेजर्स ने पहला डोज भी नहीं लगवाया है। आज इंदौर से मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना की शुरुआत होगी। इस दौरान CM शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना के तहत किसानों को कृषि फसल बीमा पॉलिसी सौंपी जाएगी।
संगठन चुनाव और सदस्यता अभियान को लेकर आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम बैठक होगी, जिसमें विधानसभा और जिलेवार रिपोर्ट लिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रभारी सचिव सत्यगिरी शंकर उल्का, चंदन यादव भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 27 और 28 फरवरी को यूपी दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम 6 विधानसभा को संबोधित करेंगे। 27 को घोसी, सिकंदरपुर, हाटा और 28 को जखनिया, मुंगरा, बादशाहपुर और जफराबाद विधानसभा में सीएम संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी का समर्पण निधि अभियान जोरों पर है। बीजेपी आज से 28 फरवरी तक कई जिलों में बैठक करेगी। जिलों में समर्पण निधि अभियान के प्रभारी बैठक लेंगे। इस अभियान के तहत 150 करोड़ रुपए आजीवन सहयोग निधि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम भूपेश बघेल ने बिलासपुर दौरे के दौरान 353 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम भूपेश ने 107 करोड़ की लागत से बने तेफरा फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। साथ ही व्यापार विहार में प्लेनेटोरियम का लोकार्पण भी किया। छत्तीसगढ़ भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के एकात्म परिसर में बैठक हुई, जिसमें रणनीति तैयार की गई है। आगामी दिनों में जिलावार कांग्रेस सरकार द्वारा लिए गए कर्ज के बारे में आमजनों को जानकारी दी जाए। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि केंद्र जिस प्रकार से चुनौतियों का सामना करके भी जनता को राहत दे रहा, प्रदेश में वो नहीं कर पा रहा है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने बालोद जिले के ग्रामीणों को कई सौगात दी। मंत्री अनिला भेड़िया ने अपने विधानसभा क्षेत्रों के गांवों का दौरा किया। इस दौरान भेड़िया ने कई गांवों में स्कूल भवन का भूमि पूजन किया और लोगों की मांग पर कई घोषणाएं की। वन मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा जिले के दौरे पर रहे, जहां मंत्री ने ग्राम नेवारी, रबेली और सूखाताल में 1050 से अधिक हितग्राहियों को राशन कार्ड का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम लगातार जारी है। खंडवा के सर्किट हाउस में मंत्री उषा ठाकुर, सांसद गणेश्वर पाटिल और प्रदेश के मंत्री भगवान दास सबनानी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समर्पण निधि और बूथ विस्तार कार्यक्रम को लेकर बैठक की। बैठक में बीजेपी के जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल और विधायक देवेंद्र वर्मा भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में पीएससी चयनित 94 डॉक्टर्स नियुक्ति के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, जिसके कारण पीएससी ने सभी की नियुक्ति रद्द कर दिया। बता दें कि फरवरी 2021 में भर्ती प्रक्रिया में 94 डॉक्टरों ने ज्वाइन नहीं किया है। वहीं अब अनुपूरक सूची में शामिल 64 चिकित्सकों को मौका देने का फैसला लिया गया है। इंदौर में जोन 2 के एडिशनल डीसीपी ने रक्षा समिति के सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें आमजन को जागरूक बनाने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें अपराधों पर रोक लगाया जा सके और अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ सके। बस्तर कलेक्टर प्रशासनिक टीम के साथ साइकिल में विभिन्न इलाकों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। कलेक्टर ने महारानी अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान हॉस्पिटल में अनुपस्थित मिले कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने नया रोस्टर जारी कर दिया। नए रोस्टर के मुताबिक 28 फरवरी से मामले की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने 3 डिवीजन बेंच और 12 सिंगल बेंच में सुनवाई करने का फैसला लिया है। बिलासपुर के स्थानीय सिटी कोतवाली क्षेत्र में व्यवसायियों को बेदखल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार और नगर निगम एक शपथ पत्र पेश करे, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि गुमटी व्यवसायियों को चौपाटी में दिए जाने वाली जमीन कितनी है और ये भी बताया जाए कि जमीन सरकार की है या नगर निगम की। बेमेतरा जिले में एक पिता ने अपने 14 महीने के बेटे की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। विवाद के बाद वो बच्चे को खेत में ले गया और कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आरोपी ने थाने पहुंचकर सरेंडर भी कर दिया। छतरपुर पुलिस ने युवक की नाले में मिली जली लाश की गुत्थी सुलझा ली है। मृतक रवि से पुराना बदला लेने के लिए आरोपी राज बहादुर ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा में 5वीं के छात्र से मारपीट का मामला सामने आया। परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्र की पिटाई की। वहीं प्रिंसिपल का कहना है कि उन पर लगे सारे आरोप झूठे हैं। भिंडी में पीने के पानी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अवैध हथियार और लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में जहां बेटे को गोली लगी तो वहीं पिता मारपीट से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची मेहगांव पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। वहीं घायल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बेमेतरा में चिटफंड कंपनियों का शिकार हुए निवेशक कलेक्टर के पास पहुंचे। पीड़ितों ने जल्द से जल्द अपने निवेश किए पैसे वापस लौटाने की मांग की और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय विधायक आशीष छाबड़ा के कार्यालय का घेराव कर समस्या का समाधान करने की मांग की।
जबलपुर में चिटफंड पीड़ितों की जमीन पर एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज ने अपने मालिकाना हक का दावा किया है। आईटी पार्क में जमीन आवंटन को लेकर बचे विवाद को सुलझाने विभाग के प्रमुख सचिव अमित राठौर जबलपुर पहुंचे, जिन्होंने जमीन न मिलने से परेशान निवेशकों से मुलाकात की। ग्वालियर में फर्नीचर का कारोबार करने वाले भाइयों ने धंधे में मंदी का हवाला देकर एक व्यापारी को ठग लिया। दोनों भाइयों ने व्यापारी से 4 लाख रुपए उधार लिए और फिर पैसा अब वापस नहीं लौटाया। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने 3 भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनकी तलाश की जा रही है। ग्वालियर के पॉश इलाके विंडसर हिल्स में रहने वालों एसोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के 3 संचालकों पर 10 करोड़ की ठगी का आरोप लगा है। दोनों कंपनी ने मिलकर विंडसर हिल्स का निर्माण कराया। शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खंडवा पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का खुलासा किया। मामले में पटना से नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह ने एक व्यापारी से ओला इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी की डीलरशिप दिलाने के नाम पर 15,91,000 रुपए की ठगी की थी। भाटापारा में 2 इलाकों में 6 लाख की उठाईगिरी करने वाले एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 5 बदमाश फरार चल रहे हैं। बता दें कि बीते 10 जनवरी को गिरिराज ट्रेडिंग के पास से आरोपी 4 लाख से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे। वहीं 21 जनवरी को सिमगा में भी किसान ने बाइक से 2 लाख रुपए की चोरी हुई थी। धमतरी के आमापारा वार्ड में दुर्गा मंदिर से दान पेटी चोरी करने वाले एक नाबालिग सहित 2 आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से दान पेटी को बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि 21 फरवरी की रात आमापारा वार्ड स्थित दुर्गा मंदिर से अज्ञात चोरों ने दान पेटी चोरी कर ली थी। डोंगरगढ़ में एक ज्वेलरी शॉप पर काम करने वाला कारीगर 15 लाख का सोना लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि ज्वेलरी संचालक ने कारीगर को करीब 15 लाख का सोना आभूषण बनाने के लिए दिया था, जिसे लेकर वो 9 तो 11 हो गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रायपुर के खरोरा थाना पुलिस की मुस्तैदी से 4 नाबालिग चोर पकड़े गए। गश्त के दौरान पुलिस को 4 नाबालिग संदिग्ध अवस्था में मिले। मौके पर जाकर पुलिस ने जब पूछताछ की तो इनके पास से चाकू और बड़ी मात्रा में सोने की जेवर मिले। पूछताछ में चोरों ने कृष्णा ज्वेलर्स में चोरी की बात कबूल की है। धमतरी में कुरियर कंपनी का एक कर्मचारी लाखों रुपए लेकर फरार हो गया, जिसकी शिकायत कंपनी के अधिकारी ने कोतवाली थाने में की है। कंपनी के मुताबिक कर्मचारी दैनिक कलेक्शन में हेराफेरी कर रहा था, साथ ही उसने एक कस्टमर्स के 2 लाख रुपए भी पार कर दिए। खरगोन में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन की टीम ने 4 करोड़ की सरकारी जमीन को मुक्त कराया। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने 2 जगहों में यह कार्रवाई की है।